डिसाइड करना है कि ये टॉपिक अभी पिक करना है या नहीं करना है, किस माइंडसेट के साथ में हमको प्रिपेयर करना है। नहीं ले जा सकते, सीधा पॉइंट रखिएगा। पढ़ रहा हूँ उसका ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन पढ़ो, आप भी ऑप्शन पढ़ो। यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा। आप 10 लाख टू 5 करोड़ अमाउंट लिख लीजिए या फिर डायरेक्टली अप टू 5 करोड़ जाता हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रेशियो कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर हम लोगों को सिलेबस को बहुत सिलेक्टिव तरीके से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर सिलेक्टिव करके करेंगे कंप्लीट तो हम लोगों का हाई वेटेज टॉपिक्स कंप्लीट हो सकता है। अगर हम सिलेक्टिव होकर नहीं करेंगे तो हम लोग रैंडमली प्रिपरेशन करेंगे, कुछ भी टॉपिक्स उठा लेंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, विच इज एक्चुअली नॉट नीडेड इन एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग 100% सिलेबस कवर नहीं करना है, सिलेक्टिव होकर प्रिपरेशन करना है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के साथ में प्रोफेशनल नॉलेज, एमएसएमई, क्रेडिट एनालिस्ट एंड रिटेल लाइबिलिटीज मैनेजर सेल्स, तीनों का प्रोफेशनल नॉलेज में आप लोगों को कौन से बेयर मिनिमम टॉपिक्स करना है। अगर आप आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, पहले से कर रखा है तो रिवीजन करना है, दैट आई आल्सो आई विल टेल यू। यहाँ पर आप लोगों को बेयर मिनिमम टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, है ना। कम टाइम पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो प्रैक्टिकल तरीके से कि ये टॉपिक्स आप करेंगे तो आप लोगों को टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, इजी भी है और आप आराम से कर भी सकते हो। तो वो टॉपिक्स हम वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए, दैट आप लोगों का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा स्पीडली बात करूंगा सो दैट आप लोग उसको ग्रास्प करें। आप लोग बैच में एनरोल्ड है तो मैं आपको इंटरनली इसका पीडीएफ भी दे दूंगा सो दैट कि आप लोग इसको गो थ्रू कर पाए, आपका एजेंडा बना पाए कि दिस इज माय एजेंडा। एटलीस्ट ये टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे जब तक दूसरे टॉपिक्स पर जंप नहीं करना है। दिस इज द वाइज स्ट्रेटेजी जो आप लोगों को फॉलो करना है। ऑब्वियसली आप लोग बहुत बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, ब्रांचेस में काम रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट उसके बीच में हम लोग आइडियली और प्रैक्टिकली कौन से टाइम पर क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर पुट अप कर दूंगा, ठीक है। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, प्रोफेशनल नॉलेज में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता, नेगेटिव मार्किंग प्रोफेशनल नॉलेज में रिमूव हो चुका है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, प्रोफेशनल नॉलेज में, चारों में अब आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब आप लोगों का अप्रोच और इजी हो जाएगा कि अब आप तुक्का भी मारेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के नंबर आने के चांसेस रहेंगे। पहले आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस थे, अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, तो अब आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया। वन मोर थिंग, ये एग्जाम बहुत टफ नहीं है। एग्जाम इसलिए टफ नहीं है क्योंकि आप डे टू डे जो काम कर रहे हो उसी का प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, बेसिक्स क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आएगा, जहां पर मैं अभी आप लोगों को जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको हैंड्स ऑन कर लीजिए, राइट। तो अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम समझते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 10 नंबर लाना है, इससे कम भी जा सकता है कट ऑफ, अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स के कम नंबर आएंगे, लेकिन हमको तो बेस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। गिवन टाइम सपोज करते 5 दिन बच्चा, 6 दिन बच्चा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो क्वांट एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोग जो मिस्टेक करते हो दैट इज कि एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग क्या सोचते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा तो पूरा करना है। अरे जितना करा सफिशिएंट है, 5-5 के सेट में क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन बना लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कम टाइम पे ज्यादा आउटपुट कैसे लेना है हम लोगों को, ध्यान दीजिए, वापस से मेरी बात सुनिएगा। दैट इज, कम टाइम पर अगर हमको ज्यादा आउटपुट लेना है तो आप लोग क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिए। सपोज करते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स वाले क्वेश्चन करने लगे, उसमें टाइम लग रहा है, लेट इट बी, फॉरगेट अबाउट इट। आप लोग 3 क्वेश्चन भी बना लेंगे आउट ऑफ 5 तो हम लोगों का एजेंडा फुलफिल हो जाएगा। मतलब आप जो भी टॉपिक्स कर रहे हो उसमें क्या करना है, 100% करने का कोशिश नहीं करना है। जितना लेवल आप क्रॉस कर चुके हो इतना सफिशिएंट है, उसका हैंड्स ऑन कर लो। बस हैंड्स ऑन नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में रहोगे। आप लोग अगर सोच रहे हो कि मुझे टाइम भी नहीं देना, रैंडम टाइम देना है, तो हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेन टॉपिक्स दैट इज सिंप्लीफिकेशन। देखकर इजी लगता है, एग्जाम में पेन नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। आप लोग सोचेंगे 2-2 मिनट, 3-3 मिनट एक क्वेश्चन खा रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पर थोड़ा हैंड्स ऑन करो, कम से कम 20-50 क्वेश्चन लगाओ। क्लास में एनरोल्ड हो, बैच में एनरोल्ड हो तो बैच में लगाइए, बैच में एनरोल्ड नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आप जिस रिसोर्स को यूज कर रहे हो वहां पर लगाइए। बट आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के डेली कम से कम 5-10 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा। क्लास जब आपका एग्जाम चलेगा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, रूट्स, स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन, स्क्वायर के क्वेश्चन, दैट्स इट। इसके अलावा बॉडमास रूल के अलावा क्या लग रहा है इसके अंदर, है ना। फ्रैक्शन का आ जाएगा एक क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। तो अगर हम लोग इसको हैंड्स ऑन करके रखेंगे आपको टाइम कम लगेगा, दूसरे आपको टॉपिक्स को पिकअप करने पर ज्यादा टाइम मिल जाएगा, सोचने का टाइम मिल जाएगा। सेकंड टॉपिक इज यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिए। ये बेयर मिनिमम टॉपिक्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लोगे, 2-3 वेराइटीज है, 1-2 वेराइटी भी कर लोगे, लिनियर नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे, फॉरगेट अबाउट इट, है ना। जो बेसिक आता है वो थंब रूल बनाकर सॉल्व कर लीजिए। 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन भी बना ठीक है, 3 बना तो भी ठीक है। हम लोगों को कम टाइम पर ज्यादा मार्क्स फेच करना है, ना कि एक टॉपिक को हम 3-4 दिन दे। अब ये सेंसिटिविटी आपके अंदर होना चाहिए कि हम लोग टाइम को, इंपॉर्टेंस को समझे और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। थर्ड पॉइंट इज डेटा इंटरप्रिटेशन।
डेटा इंटरप्रिटेशन में सिंपली अगर मैं बात करूँ तो केवल रेशियो, परसेंटेज, एवरेज रहता है और कैलकुलेशन बेसिक है। डेटा मिल गया, ये टोटल आ गया, इसका टोटल कितना होगा, किसका परसेंट, तो ये निकालना है, दैट्स इट। कौन न्यूमरेटर में आएगा, कोई डिनोमिनेटर में आएगा, किसी का रेशियो निकालना है, आंसर ही करना है, एडिशन करना है या एवरेज निकालना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसके ऊपर हैंड्स ऑन कर लो। हैंड्स ऑन क्यों नहीं हो रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ अभी भी एग्जाम क्रैक हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप 3 से 4 घंटा एग्जाम से पहले पहले अभी डिवोट कर सकते हो। उसको स्मार्टली डिवोट कीजिए कि आप एक प्रैक्टिस कर पा रहे हो। एक एक सेट डेली चाहे क्वेश्चन लगा सकते हो, इन तीनों का एक एक सेट 5 5 के क्वेश्चन डेली लगा ली, 5 दिन लगा लो, ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, प्रैक्टिस कर लो, हैंड्स ऑन कर लो, हाथ चला लो, मत सोचो सिंप्लीफिकेशन एग्जाम के टाइम पर कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रैक्टिस है तो दैट्स गुड, आप ऑटोमेटिकली दूसरे सब्जेक्ट पर टाइम दीजिए, समराइज कीजिए चीजों को, कॉन्सेप्ट को समराइज कीजिए। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या आता है, आपने कॉन्सेप्ट लर्न करा तो यहाँ पर आप समराइज नहीं कर रहे हो। सपोज करते हैं आपने कुछ नई चीज सीखी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसके फॉर्मूला के चार्ट्स देखना चाहते हो, मतलब उसका सिंबल क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस में आएगा, कैसे आएगा, तो आप उसको समराइज करके एक शॉर्ट में लिख लो ना। समराइज करके शॉर्ट में लिख लो, व्हाट इट टेक्स। बोर्ड मास का कोई सा रूल नहीं समझ में आता था, फ्रैक्शन का नहीं आता था, तो उसको शॉर्ट में समराइज करके लिख लो। आप अगर समराइज नहीं करोगे तो सब कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। सब कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होगा तो फिर नंबर नहीं आएगा। तो अब 3 टॉपिक करने का बोल रहा हूं मैं, खाली 3 टॉपिक कैन फेच यू आराम से 10 से 12 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक की क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करना है। क्लास में एनरोल्ड हो, बैच में एनरोल्ड हो तो सर के साथ में बैच में क्वेश्चन सॉल्व करते चाहिए उस एनवायरमेंट में। एनरोल नहीं हो, खुद के रिसोर्सेज से कर रहे हो, तो जो टॉपिक्स मैंने बताया उसमें एक एक टॉपिक डेली पिकअप कर लीजिए, है ना। एक एक टॉपिक मतलब तीनों टॉपिक पर डे आप लोगों की क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस का गेम है, एंड टाइम पर आप इसको समराइज भी करके जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। हाथ चलना अलग चीज रहता है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है, अलग समझ में आता है कि यार ये प्रॉब्लम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ओरली जब मैं सोच रहे थे। तो दैट्स व्हाई इट इज वेल गाइडेड कि गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हाथ चला लो, एग्जाम में नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा, बेसिक से क्वेश्चन पर अटकोगे। दैट्स व्हाई थोड़ा थोड़ा इस पर हाथ चलाते रहो, आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, जितना भी दे सकते हो दे दो। होली का हॉलीडे है, कल का हॉलीडे है, एग्जाम से पहले कोशिश कर लो हॉलीडे ले लो। तो इस पर हैंड्स ऑन कर लो, यहाँ पर हैंड्स ऑन का बहुत बड़ा रोल है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में समराइज नहीं कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं बन रहे। आप समराइज करो, जितना आता है इतना आता है, जितना नहीं आ पा रहा है उसको छोड़ दो। जैसे सिलोजिज्म है तो यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। सिलोजिज्म 100% आएगा एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग आना है, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, 30 मिनट्स में इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो और इसको रिवाइज कर सकते हो। आपका सोर्स अच्छा है तो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे इसको, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, केवल बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो आप एक गेम खेलते हो। अल्फा न्यूमेरिक हो गया, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन हो गया। ये टॉपिक से आप लोगों का आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसमें से अगर 5 नंबर का सिलोजिज्म आता है, कुछ कॉन्सेप्ट पर आपके क्लियर नहीं है, जैसे कि ओनली वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो ठीक है, गलत हो जाएगा। अटेम्प्ट तो करोगे कम से कम। चांसेस ये भी है, प्रोबेबिलिटी कि गलत क्वेश्चन भी सही हो जाए, जो आपको लग रहा है गलत हो गया लेकिन वो सही हो जाएगा, तो वहां पर चांसेस बन जाएगा। लेकिन आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ये 4 5 क्वेश्चन सेट करने में जाता क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप क्लासेस में एनरोल्ड हो तो लाइव क्लासेस क्यों नहीं देखते हो, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। रिकॉर्डेड देख लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। क्लासेस क्यों है, कॉन्सेप्ट बेसिक से बताने के लिए नहीं है, आपका हैंड्स ऑन कराने के लिए, कि एक एनवायरनमेंट में आप लोगों का हैंड्स ऑन हो जाए। आप खुद से बैठकर सोचते रह जाएंगे यार ये टॉपिक करना है, वो टॉपिक करना है, कि कोई ये बता दो, कोई वो बता दो। जो नहीं आता नहीं आता, लेट इट बी। जितना संभाल लिया आपने, जितना समराइज कर लिया, उसका प्रैक्टिस कर लिया, वही बहुत है ना। एग्जाम में सारे सेट्स आपको 5 5 में आते हैं, यहाँ पर 4 5 3 4 5 में आपके क्वेश्चन सेट आते हैं, तो उसमें से 2 भी बना लिया तो सारे क्वेश्चन टफ तो नहीं देगा। एक क्वेश्चन टफ दे दिया तो ठीक है, एक क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया तो ठीक है, जो जनरल क्वेश्चन है वो तो बनाए, है ना। तो रीजनिंग एबिलिटी के मैंने क्वेश्चन सेट बता दिया आपको, पीडीएफ में शायद ये मेंशन ना हो, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशन। ये आपको 10 के ऊपर बहुत आराम से नंबर दिला देंगे, 10 के ऊपर और ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तो अभी पजल, सीटिंग अरेंजमेंट ये सब भूल जाइए। अगर प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं है तो भूल जाइए, ठीक है। तो ये बेयर मिनिमम टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश का पूरा कंप्लीट गेम है गाइस। अगर आप बात करें इंग्लिश में, तो अगर आप कम से कम 3 से 4 वेबसाइट से जाकर आप अगर बैच में एनरोल्ड हो तो वेबसाइट से जाकर 3 से 4 इसके मॉक लगा लो। जो मॉक लगा दिया उसको वापस से री अटेम्प्ट कर लो। री अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो उसके सॉल्यूशन वाइज खुद से सॉल्व कर लो। जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अलग से डेवलप हो रही है। आपको कुछ टेक्निक समझ में आएगी ऑटोमेटिकली कि यार आप रीडिंग में ये मिस्टेक कर रहे थे, वो मिस्टेक कर रहे थे। नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, जब आप 4 से 5 पैसेज पढ़कर नहीं जाओगे एटलीस्ट, तो आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो आप लोग उसको नए तरीके से एडवेंचरस और इनिशियल वे में देखेंगे। फिर आपको लर्निंग समझ में आएगा एग्जाम देने के बाद में कि यार ये मैं पहले कर लेता तो नेक्स्ट टाइम दूसरे एग्जाम में मुझे ऐसा करना चाहिए, है ना। आप
सोच कर आओगे, ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम देने के बाद में समझ में आएगा कि यार ये बेसिक चीज था, ये मैं कर लेता या कर लेती तो ऑटोमेटिकली मेरा इंग्लिश में अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। तो यहाँ पर आपको पैसेज सॉल्व कर लेना है। पैसेज आप लोगों से बहुत सारे कैंडिडेट्स की हिम्मत नहीं होगी, चाहे इंग्लिश अच्छा हो या बुरा हो, आप पैसेज रीड ही नहीं कर पाओगे, वहां कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेंट्रेशन का पहले प्रैक्टिस करो कि हम लोग 5 पैसेज 6 पैसेज एग्जाम से पहले लगा के जाएं कम से कम। अगर नहीं लगा के जा रहे तो फिर यार वो तो टोटली ऐसा हो गया कि आप खुद ग्रांटेड ले रहे हो आपकी अपॉर्चुनिटी को। यहाँ पर हम लोग एरर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कुछ 4-5 एरर के कॉन्सेप्ट है वो बैक टू बैक आते हैं, तो उनमें से 2-3 तो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो वो नहीं बनेगा, चलेगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। उसके बाद क्लोज टेस्ट आता है, वो पैरा जंबल आता है। पैरा जंबल बहुत ईजी आता है, स्पेलिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का बेयर मिनिमम टारगेट दे दिया 10 नंबर का, तो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हैं, 5 नंबर ऐसे ही लेकर आ सकते हैं सेट में से। पैसेज पढ़ लिया अगर हमने, तो उसमें से अगर 5-7 क्वेश्चन भी आए, 50% भी सही करा, 3-4 नंबर भी हमारे आ गए तो बहुत है। पैसेज समझना किसी की इंग्लिश की कम्युनिकेशन की बात नहीं है, बहुत बेसिक है, आजकल हर चीज हम इंग्लिश में देख रहे हैं, तो पढ़ सकते हैं पैसेज। तो पैसेज 4 से 5 कम से कम पढ़ के जाइए। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो दैट इज योर फॉल्ट नाउ, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते या फिर इग्नोर करना चाहते हो, या आप एक आइडियल सिचुएशन का वेट करो कि यार मेरा तो पूरा 30 नंबर होगा, जब भी 25 नंबर होगा, जब भी मेरा एग्जाम क्रैक होगा। आपको 10 नंबर लाना है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं हो तो रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको 8 नंबर लेकर आना है, तो दैट इज डुएबल, प्रीटी मच डुएबल। हर चीज का प्रेशर लेकर काम करा नहीं जाता है, राइट? तो आई होप इससे आप लोगों को हेल्प होगा। मैंने आपको बताया एरर का प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना, वहां से ग्रामर के कॉन्सेप्ट कुछ बन जाएंगे, जिससे पैराजम्बल भी बन जाएंगे, क्लोज टेस्ट आएगा वो भी बन जाएंगे, कुछ स्पेलिंग के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। और पैसेज तो करके ही जाना है, 4 से 5 पैसेज बनाओ, डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो 4-5 दिन, नहीं पढ़ सकते तो मॉक लगा लो, मॉक 4 मॉक में भी आप लोगों का काम हो जाएगा। उसको रीअटेम्प्ट करो, ऐसा मत सोचो ये पैसेज मैंने एक बार देख लिया अब तो देखना ही नहीं है, उसको देखो, वापस से देख लो। उसको वापस से देखोगे, देखो कितना कम टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हो। क्या प्रॉब्लम पिछले टाइम पे आपने फेस करा था, इस बार नहीं फेस करना है, इस बार उसको समझ कर सॉल्व करना है। कुछ याद तो नहीं हो गया पैसेज एक बार पढ़ते से, है ना? तो उसको वापस पढ़ोगे तो फिर वापस से आपको नई चीज समझ में आएगी। तो आप जो मिस्टेक पहले कर रहे थे वो इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई टोल्ड यू दैट आप लोगों को समराइज करके चलना है। तो ये जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ ना, यू विल नॉट कम टू नो अबाउट इट। आप लोग शायद ऐसा सोचेंगे कि किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा प्रिपरेशन कर ले तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। यू आर ऑलरेडी वर्किंग, जो भी आपके कंपटीशन है वो भी ऑलरेडी वर्किंग है। यहाँ पर गेम वही है दैट जो इस टाइम मैटर को समझ जाएगा कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या एक्ट करना सही रहेगा, वो एग्जाम निकाल लेंगे। अबाउट योर प्रोफेशनल नॉलेज आपने क्रेडिट एनालिस्ट पर लगाया है, अगर फॉर्म भर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब जाकर अपने फॉर्म फिलअप करा। रिटेल लाइबिलिटी से आपने अप्लाई करा, मैनेजर सेल्स से, तो ऑटोमेटिकली आपको करंट अकाउंट बेसिक चीजें तो आती होगी समझ में। तो उसमें इतना हेडेक लेकर प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं, जस्ट समराइज कर लीजिए हर चीजों को। रिवाइज करना प्रोफेशनल नॉलेज में जरूरी है, यहाँ पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, यहाँ पर प्रैक्टिस का गेम है। कॉन्सेप्ट को समराइज कर लो, कुछ क्वेश्चन छूटता है छोड़ दो, डायरेक्शन से इसमें एक लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है मत बनाओ, ऐसा ब्लड रिलेशन का एक कॉन्सेप्ट बनता है तो छोड़ दो, ऐसा आएगा तो छोड़ देंगे। फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन नहीं बनता है छोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट का आया तो छोड़ दीजिए, कुछ टॉपिक छोड़ भी सकते हो। एक आइडियल सिचुएशन की तरफ मत जाइए कि यार ये टॉपिक तो मुझे करना ही पड़ेगा तो 1 नंबर से मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एक क्वेश्चन से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, और सारे क्वेश्चन वो ऐसे नहीं डालेंगे। एग्जामिनर जब पेपर सेट करते तो कुछ डुएबिलिटी बनाते कि कैंडिडेट 10 नंबर, अगर हमने बेयर मिनिमम बोला तो 15 नंबर का ऐसा इजी दें कि 15 नंबर तो आराम से लेकर आ जाए। इस तरीके से पेपर सेट होता है, ऐसे पेपर सेट नहीं होता। अगर आपको पहले से बता दिया कि इतना कट ऑफ है, अगर टफ पेपर बनाते तो 1-2 नंबर भी कट ऑफ जाता, लेकिन अगर उन्होंने आपको पहले से बोल दिया अनरिजर्व कैटेगरी का 10 नंबर का, तो ऑटोमेटिकली वेल अंडरस्टूड है कि 15 नंबर का इजी आना चाहिए। किसी ने कोई सा टॉपिक छोड़ रखा है, कोई सा टॉपिक कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपके 10-10 नंबर तो बेयर मिनिमम आ जाएंगे। सो आई होप ये एजेंडा क्लियर है, प्रोवाइडेड आप समराइज करो, प्रोवाइडेड आप प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन करो, हैंड्स ऑन नहीं करोगे कोई मतलब नहीं, ठीक है? ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेशनल नॉलेज क्रेडिट एनालिस्ट। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसमें भी आप लोगों को ऐसा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, ये आपके डे टू डे वर्किंग का काम होगा। जब भी आपने अप्लाई करा है, नहीं करा है तो फिर ऑटोमेटिकली आपने गलत पोस्ट के लिए अप्लाई करा है। अगर हम बात करें बेयर मिनिमम और इजी टॉपिक्स बता रहा हूँ, मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आप करके चले गए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एग्जाम बहुत इजी वे में निकल जाएगा। इजी वे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ये वही टॉपिक्स है जो आप लोगों को दूसरे टॉपिक्स करने से पहले इनको इंश्योर करना है कि ये कंप्लीट है हमारे, ठीक है? अगर आप पहले से प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस अच्छा, तो डेफिनेटली इसको पहले गो थ्रू करिए, फिर दूसरे टॉपिक को पिकअप करिए। बट पहले तो ये बेयर मिनिमम टॉपिक्स करेंगे तो हमारे एग्जाम पूरे निकलने के चांसेस है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे, है ना? बेसिक थ्योरी के बेसिस में ही काम हो जाएगा। क्रेडिट का पॉलिसी कैसे काम कर रहा है, टाइप्स ऑफ बोरोवर क्या है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है, क्रेडिट डिलीवरी कैसे होता है, क्रेडिट का अप्रेजल कैसे होता है, ये जस्ट फ्लो चार्ट में समझने की चीजें, ये कोई बहुत लेंदी चीजें नहीं है। ये फ्लो चार्ट से समझ सकते हो आप लोग, राइट? कमिटीज पढ़कर जाना है, कमिटीज के बारे में, एमएसएमई के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपका मेन कोर टॉपिक है, जहां से ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एनालिसिस, कैश फ्लो,
एनालिसिस, तो ये सब आप लोगों को अच्छे से समझना है। प्रोजेक्ट अप्रेजल, सारे कॉन्सेप्ट, सारे रेशियो, सारे फॉर्मूलाज जो भी आता है यहाँ पर 50% भी कवरेज कर लोगे तो आप लोगों का अच्छा पेपर चला जाएगा। मेन वेटेज आपका यहाँ का रहेगा। वर्किंग कैपिटल असेसमेंट आप कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हो। बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, टीआरडीडीएस, एलसी और बीजी के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, और गवर्नमेंट स्कीम्स। इसको एजेंडा बना लो। ये टॉपिक आपको ज्यादा दिख रहा है लेकिन ये टॉपिक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आप चाहो तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ये बस थ्योरेटिकल है, बेसिक वे में, जो आप समझकर आराम से सॉल्व कर सकते हो। कमिटीज के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आएंगे। एलसी के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, टीआरडीडीएस, ये क्वेश्चंस बनना है और ये समझने के क्वेश्चन है। ये तो आप नॉर्मल वे में समझ सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा अगर आप इसके कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो, किसी और बैकग्राउंड से बैंक में ज्वाइन करे थे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाला कोई पॉइंट नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, क्रेडिट पॉलिसी, सबसे पहले इंश्योर करना है कि ये टॉपिक्स आपके रिवीजन में आ जाए। आप इसको चाहे हो तो 3-3 दिन के अकॉर्डिंग, मतलब 3-3 टॉपिक पर डे के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हो और फिर रिवीजन कर लेना। गवर्नमेंट स्कीम अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एमएसएमई से अप्लाई करा है आपने, तो मुद्रा कर लो, स्टैंड अप इंडिया कर लो, विश्वकर्मा कर लो। आप कोई सा भी सोर्स यूज कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग कर लो। क्लास में एनरोल कर चुके तो हम लोग इसका वन टाइम में रिवीजन करेंगे। हाई वेटेज टॉपिक्स का ही कर रहे हैं, सो दैट कि आप लोगों को समझ में आए। इसके बाद मैं एमएसएमई का बताऊंगा और रिटेल लाइबिलिटीज का बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें पीएमईजीपी कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीजीटी एमएससी कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैंने आपको करवाई है, बट सबसे पहले प्रायोरिटाइज इनको करना है कि इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन भी बन गए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20-25 मार्क्स भी आ गए तो बहुत है। मैनेजमेंट टॉपिक, सेल्स मार्केटिंग के टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आप लोगों की एग्जाम में। तो आप लोग उसको भी बेसिक वे में समझ सकते हो। अगर आज हमने मैराथन करा, आपने उसको देखा होगा, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये इजीएस्ट वे है, कमिटी से क्वेश्चन बनना है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, क्रेडिट पॉलिसी, इन सबसे एक-एक, दो-दो क्वेश्चन बनना है। ऑटोमेटिकली हम लोगों का अच्छा स्कोर हो सकता है। इट कैन बी डन। बट अगर आप सब कुछ हौश-पौश करके पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। अटेंशन लाइए क्लासेस पर। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो जो बैच में डिस्कस हो रहा है अभी डे टू डे, उसके साथ में चलते चलिए। अलग से दिमाग लगाएंगे कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो ये ऐसे कैंडिडेट्स हमेशा स्ट्रक होते हैं। ना वो समराइज कर पाते, ना रिवीजन कर पाते। इट रिक्वायर्स रिवीजन एज़ वेल, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी क्लास वाइज चल रहा है, अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। आपका रिसोर्सेस आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, बुक से कर रहे हो, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटाइज कीजिए। टाइम मिलता है इसके बाद दूसरे टॉपिक्स पर जाइए। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमएसएमई। एमएसएमई के प्रोफेशनल नॉलेज में तो देखो इतना ज्यादा इश्यूज नहीं है, बट स्टिल आप भी कमिटीज कर लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आप लोग फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा फोकस कर लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेशियोज के बारे में पढ़ लीजिए। रेशियोज जो मेन आता है, थोड़ा बहुत बैलेंस शीट और इनकी टर्म्स के बारे में पढ़ लीजिए। बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, टीआरडीडीएस बहुत बेसिक टॉपिक्स है, बहुत मस्ट टू टू टॉपिक्स है जो आप लोगों को करना है। एलसीबीजी कर लीजिए। गवर्नमेंट स्कीम्स जो सेम बताया वो प्रायोरिटाइज कर लीजिए। 4-5 गवर्नमेंट स्कीम में कुछ भी नहीं जाता है, एक दिन का काम है। डे टू डे आप भी फंक्शनिंग कर रहे हो बैंक में, बैंक में भी इनको पढ़ सकते हो, है ना? ये टॉपिक्स जैसे कि आप इनको डिवाइड कर लीजिए कि टुडेज माय एजेंडा इज कमिटी, या क्लास वाइज एजेंडा बना लीजिए। क्लास में जैसे हमने जो टॉपिक कवर करा वो कवर आप खुद से कर लीजिए, बस इतना ही नीडेड है। उसको समराइज जरूर करना, उसको रिवाइज जरूर करना, राइट? गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सेल्स मार्केटिंग के टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, 10-15 क्वेश्चन भी आ गए हमारी एग्जाम में, तो 30 नंबर का काम आराम से हो जाएगा। आज सिंगल मैराथन में आप लोगों को बताया, तो आराम से डुएबल है चीजें, बहुत डुएबल है। गवर्नमेंट स्कीम और इन दोनों के दम पर भी आप एग्जाम निकाल सकते हो। बेसिक इसको रीड कर लो। अकाउंट्स, टैक्सेशन और डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ना पड़ेगा। करंट अकाउंट्स के, कंपनीज लॉस के बारे में, टैक्सेशन कौन सा टैक्स लग रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कब लग रहा है, इंडिविजुअल टैक्स कब से लग रहा है, सेपरेट एंटिटी के बारे में, डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है ना? आरबीआई का गाइडलाइन क्या बोलता है करंट अकाउंट के बारे में, सेपरेटली आप लोगों को ये समझना जरूरी है। ये टॉपिक्स आप बेसिकली बैंक में भी कर सकते हो। आपने बैच में ज्वाइन नहीं करा है तो भी आप ये बैंक में समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अकाउंट्स के डॉक्यूमेंटेशन समझ सकते हो, किस पर क्या टैक्सेशन लग रहा है ये पढ़ सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि आप लोगों को बहुत दिन लगेंगे इसको करने में। एक एक दिन के टॉपिक से मुश्किल से अगर ढंग से करोगे, समझोगे तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप लोग रिवीजन कर सकते हो। और भी बेयर मिनिमम अगर मैं फिल्टर करूं, तो आप गवर्नमेंट स्कीम सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर देना। सेल्स मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़ लेना, डिस्काउंटिंग, कमिटी और इसमें रेशियो के ऊपर फॉर्मूला पढ़ लेना। इतने में आप लोगों के एग्जाम निकलने के पूरे पूरे चांसेस है। एलसी का टाइप भी देख लोगे तो बहुत बढ़िया। इतने में आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। मतलब बेयर मिनिमम आप कम से कम 20-30 क्वेश्चन किसी भी हाल में कर लोगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 40-50 क्वेश्चन पर भी जजमेंट लगा लोगे आराम से। 50, 60, 70, 80 के ऊपर तो आप आराम से नंबर बहुत इजीली लेकर जाओगे। कट ऑफ बहुत कम जाएगा। गाइस ध्यान देना, आप बात तो सुन रहे हो लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाते।
कल का दिन जाने देंगे, आज का दिन जाने देंगे, परसों का जाने देंगे। तो इस तरीके से लेट गो करना ठीक है, लेकिन आप लोग अगर इस पॉइंट को समझ पा रहे हो तो इनको प्रायोरिटाइज़ करना है। क्लासेस वाइज़ अगर बैच में एनरोल्ड हो तो आपको अलग से नहीं भटकना है। आप लोग क्लास जो चल रहा है, जैसे कल जो क्लास होगा, परसों जो क्लास होगा, वो हाई वेटेज टॉपिक्स पर इन्हीं को प्रायोरिटाइज़ करा जाएगा। तो आप लोग भी उसके साथ में लर्न कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, एक एनवायरनमेंट में प्रिपरेशन कर लीजिए। है ना? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटेल लायबिलिटीज़। अब सबसे ज़्यादा रिटेल लायबिलिटीज़ के कैंडिडेट्स हैं, है ना? सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन भी इसका है, कॉम्पिटिशन इसमें ज़्यादा आ सकता है क्योंकि ये बहुत बेसिक्स पर डील कर रहा है। आप डे टू डे जो बैंक में काम कर रहे हो वही टॉपिक से कुछ अलग से रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करे कि ये तो बेयर मिनिमम कर लेना, इसके अलावा आपकी जो इच्छा पड़े वो कर लेना, लेकिन इंश्योर करिए कि ये टॉपिक्स आपके पूरे 100% क्लियर है। बहुत बेसिक टॉपिक है, केवाईसी के बारे में पढ़ना है, हाई रिस्क, लो रिस्क इन सबका कब-कब करना पड़ता है री-केवाईसी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग का लेयरिंग क्या होता है ना? केवाईसी एमएल पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। सी केवाईसी के बारे में पढ़ लेना, सी केवाईसी में यूनिक नंबर कितने हैं, सी केवाईसी मेंटेन कौन करता है, ठीक है? रेगुलेटरी कौन है उसका, ओके, रेगुलेट कौन करता है। तो इस तरीके से पढ़ लीजिए। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में, राइट टू सेट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अलग-अलग रिलेशनशिप है, बहुत बेसिक है, इंटरेस्ट आएगा, आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा इसको पढ़ने में। एफडी, आरडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कंडीशंस क्या, इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, और अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ जॉइंट होल्डर्स बन सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशन में मिलता है, मिनिमम कितने डिनोमिनेशन में अलॉट होता है, मैक्सिमम टेनर क्या है इसका, ठीक है? क्या ट्रेडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता, स्टाम्प ड्यूटी क्या है, क्या नहीं है। तो ये सब बेसिक्स इसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए। अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आप भी पढ़ लीजिए, पूरा अकाउंट जो भी सेविंग्स का है। अगर हम बात करें यहाँ पर एनआरआई, एनआरओ के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है? एनआरई, एनआरओ के बारे में पूरा एफसीएनआर के बारे में पढ़ लेंगे, 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आराम से वहाँ से बनेगा। एचयूएफ के बारे में पढ़ लीजिए। आप यहाँ पर करंट अकाउंट के अलग-अलग अकाउंट्स के बारे में समझ सकते हो। सोल प्रोप्राइटर पढ़ लीजिए, पार्टनरशिप पढ़ लीजिए, एलएलपी पढ़ लीजिए, वन पर्सन कंपनी पढ़ लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इनके डॉक्यूमेंटेशन, ये तो बेसिक काम है। बैंक में भी अगर आप काम करते हो तो ये भी देख सकते हो। आप वहाँ के एनेक्सर्स देख लीजिए, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, पद का सीआरएस कब काम आता है, डिफरेंट पेनल्टीज जो बैंक को मिलता है, लगता है, मतलब अमाउंट का बोल रखा है कि कॉम्पेंसेशन इतना देना पड़ेगा एटीएम में पैसा नहीं डाला तो, कितने घंटे रिप्लेनिशमेंट का गाइडलाइन है, लॉकर में अगर कुछ हो जाता है तो कितना अमाउंट का पेनल्टी बैंक कॉम्पेंसेशन देगा कस्टमर को, ठीक है? सेल्स मार्केटिंग के टॉपिक्स आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आज ही डिस्कस करें उसको, कंप्लीट रिवाइज कर लेना एक बार। कुछ इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। क्रॉस सेल, सेम पॉइंट्स बता देता हूँ। क्रॉस सेल हो गया, अप सेल हो गया, प्राइस स्कीमिंग हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, स्वॉट एनालिसिस हो गया, ठीक है? और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ आपको तो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लीजिएगा। मार्केटिंग का 4P 7P मॉडल पढ़ लेना, एसटीपी मॉडल पढ़ लेना, है ना? इसके कोर कॉन्सेप्ट पढ़ लेना मार्केटिंग के। मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है? ब्रांडिंग के बारे में पढ़ लेना, एडवर्टाइजमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। जो आज हमने क्लास कवर करा 2 ढाई घंटे में, वो पूरा पढ़ लिया तो यहाँ पर आप आराम से नंबर निकालोगे। 10-12 नंबर आ गए, 10-12 क्वेश्चन भी आ गए, तो आराम से 20-25 नंबर आप यहाँ से क्रैक कर सकते हो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अभी क्या होगा, आप भटकोगे कि यार ये भी पढ़ लूँ, एनपीए पढ़ लूँ, पेएसएल पढ़ लूँ, पीएसएल पढ़ लूँ, लेकिन अभी आप लोगों का रिटेल लायबिलिटी से, तो आप लोगों का सबसे मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए रिटेल लायबिलिटीज के प्रोडक्ट। उसके अलावा दूसरे पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वेटेज इनका ज्यादा रहेगा। डिजिटल बैंकिंग पढ़ लीजिए, यूपीआई, इन सब के बारे में कंप्लीट पढ़ लीजिए, कितने क्या है, लिमिट है, और नया-नया अमेंडमेंट क्या हुआ, यूपीआई लाइट में क्या अमेंडमेंट हुआ, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। एमएमआईडी के फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। आईएमपीएस का मैक्सिमम लिमिट क्या है। बैंकिंग ओम्बड्समैन पढ़ लीजिए, पूरा कितना प्रोसेस है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लीजिए, अनक्लेम डिपॉजिट डेप्थ के बारे में पढ़ लीजिए, डीआईसीजीसी के बारे में पढ़ लीजिए। ये तो बेसिक टॉपिक्स है, ये तो हर जगह बोलते हैं 5 लाख का इंश्योरेंस कवर्ड रहता है, तो क्या कंडीशन से थोड़ा एक्सपांड करके पढ़ लीजिए। इतना पढ़ लेंगे, आप लोगों का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज जो अभी हम स्किप कर रहे हैं, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम। अब गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सा करना है, जो क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं वो तो आप समझ ही जाएंगे। जो बैच में एनरोल नहीं है, आप लोग भी ध्यान दे दीजिए। दैट इज जो डिटेल बैंक में हम लोग प्रोसेस करते हैं। सबसे पहला जैसे कि जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, महिला सम्मान सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ, केवीपी, एनपीएस, यूपीएस और बीएसबीडी, चलो हो गया डिस्कस इसी में। सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, ये टॉपिक्स है जो आप लोग सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे। उसके बाद आपको मुद्रा पढ़ना, जो भी पढ़ना हो, या फ्री टू डू, बट इंश्योर कीजिए कि जो बेसिक क्वेश्चन है रिटेल बैंक में जो आप क्रॉस सेल करते हो, अटल पेंशन योजना, एनएससी, एनएससी तो चलो पोस्ट ऑफिस से होता है, महिला सम्मान सर्टिफिकेट, पीपीएफ, हाँ, सुकन्या समृद्धि के अलावा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी पढ़ लेना। तो ये पॉइंट्स अगर आप क्लियर कर लोगे तो यहाँ से बहुत ज्यादा वेटेज आएगा। गवर्नमेंट स्कीम का सारे तीनों प्रोफेशनल नॉलेज में ज्यादा वेटेज है। तो इस सेशन थोड़ा लंबा हुआ होगा, बट इससे आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप लोग कम से कम कुछ लर्निंग लेकर इंप्लीमेंट कर रहे हो, है ना? डे टू डे में समराइज करे बिना मत पढ़ो। सारा गवर्नमेंट स्कीम आई अंडरस्टैंड, बैंकिंग ओम्बड्समैन आपने नाम सुन रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम सुन रखा है, डिजिटल बैंकिंग नाम सुन रखा है, कस्टमर को भी पता है। आप
इसको डे टू डे देख रहे हो, लेकिन आप इसको समराइज नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। समराइज कर लीजिए, कुछ एक तो पॉइंट छूटता है ना, तो डू नॉट गेट डिस्टर्ब। अरे यार मेरा ये परसेंटेज याद नहीं हुआ, या लॉन्चिंग ईयर याद नहीं हुआ इस गवर्नमेंट स्कीम का, तो एक तो पॉइंट छूटता है, सारे क्वेश्चन लॉन्चिंग ईयर के ऊपर नहीं आएंगे। तो आप स्मार्टली प्रिपरेशन कर सकते हो। बैच में हम लोग इसी को वापस से रीडिस्कस करेंगे, तो आप लोग बैच के अंदर में टॉपिक वाइज साथ में वापस से कवर कर लीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप भटकते रह जाएंगे कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े। तो ये पीडीएफ बैच में एनरोल्ड हो तो आपको इंटरनली मिल जाएगा, आप फोकस कीजिएगा इसी के ऊपर। और बैच में अगर लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड देख लो, इसमें आप लोगों का लर्निंग होगा। अदरवाइज अगर आप बैठे रह जाओगे ना पीडीएफ के भरोसे, इन चीजों के भरोसे, तो चीजें एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो गुड लक, अच्छे से यूटिलाइज करो इस अवेलेबल मोमेंट को। और जो भी आपका लोकेशन है, डेस्टिनेशन है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाना, टिकट्स कर लेना। और 7:30 का चेक इन है आई गेस, तो आप लोग 7:30 तक रिपोर्टिंग कर लेंगे। ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग का टेक केयर करना। और प्रोबेबली आप लोगों का पेपर 9 या 8:30 अराउंड स्टार्ट होगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। एक ही साथ में पेपर होगा, 75 मिनट्स कंपोजिट टाइम मिलेगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में। उसके जस्ट बाद में उसी पर आप लोगों का नया टैब ओपन हो जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 75 मिनट्स लगेगा। तो 75 मिनट्स नेगेटिव मार्किंग प्रोफेशनल नॉलेज में रिमूव हो चुका है। नाउ गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपेयर करो, डू वेल एंड यूटिलाइज द टाइम अकॉर्डिंगली। और अभी हॉलीडे प्लान कर सकते हो तो एंड टाइम पर हॉलीडे प्लान कर लो, होली के नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हो, होली का यूटिलाइज कर सकते हो मोमेंट्स, तो कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे, चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो हमारा आउटपुट अच्छा मिल जाएगा। अप्रैल में आप लोगों के प्रोबेबली इंटरव्यूज कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें भी आप लोगों को बेस्ट देना है। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड लक।